नमस्कार। अपने इस YouTube के एक और अंक में मैं सुभाष शर्मा आपके बीच और एक नया मुद्दा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मैं चाहता था कि किसी नए मुद्दे पर आपसे आज बात की जाए, मगर कल हमारे देश के प्रधानमंत्री 1.5 घंटा तक जिस तरह से उन्होंने एक मुद्दे पर बात पर बात बोलने की कोशिश करी, अगर आपने सुना हो, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो प्रधानमंत्री जी अपनी बातों में खुद ही फंस गए। प्रधानमंत्री जी ने जो कल भाषण दिया, मैं आज उसी पर कुछ बात कहना चाहता हूं, लेकिन मैं उससे पहले ये चाहता हूं कि आप ये 2 वीडियोस हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, जिस विचार मंथन से भारतीय जनता पार्टी हो करके गुजरी है, जरा उसके वीडियो एक बार आप सुने। पहला वीडियो मैं आपको सुना रहा हूं सुषमा स्वराज जी का। आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन रिकॉर्ड है, वो अपने विचार तो छोड़ करके गई। तो सुनिए पहले सुषमा स्वराज जी का ये भाषण। अर्थव्यवस्था को जानता है, केवल वो इस बात को पहचान सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। बोल रही है, वो बोल रही है, बैठ जाइए। बैठिए, वही सत्य दीक्षित जी, बैठिए। वो उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है, क्योंकि उसे मालूम है जब फसल आएगी तो वो बैलगाड़ी में भरकर या ट्रैक्टर में भरकर उसके यहाँ लाएगा और वो उसे बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। अध्यक्ष जी, जसवंत सिंह जी जैसे लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था समझते हैं, ये क्या जाने, वो मेरी बात के साक्षी होंगे। क्या हो रहा है? आप भी बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए। मैं पूछना चाहती हूँ, बैठ जाइए, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। अध्यक्ष जी, आपको विदेशी बिचौलिए चाहिए? आप क्यों खड़े हो रहे हैं? बैठ जाइए। सुना आपने? आड़ती उनके भगवान है। आड़ती भारतीय जनता पार्टी के लोगों के एटीएम है। एक बार आड़ती के गुलाम बन जाओ किसानों, तो जिंदगी भर फिर उनकी गुलामी करते रहो। और कितनी प्रशंसा कर रही है हमारे सुषमा स्वराज जी उन आड़तियों की, यानी किसानों का भगवान आड़तियों को बता दिया उन्होंने। ये सोच है, ये केवल इत्तेफाक नहीं है कि सुषमा स्वराज जी ने ऐसा कह दिया। लीजिए दूसरा वीडियो सुनिए। दूसरा वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के एक और थिंक टैंक अरुण जेटली जी का। मैंने ये संक्षेप पहले भी सुनाया था, लेकिन आज फिर इसको 1 मिनट का है, फिर सुन लीजिए। प्रतिदिन देते हैं यूरोप और अमेरिका अपने किसान को, क्योंकि किसान को बाजार में भाव नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ, इन बड़े इंटरनेशनल चेन्स ने किसान की क्या परिस्थिति कर दी
कि वहां के वित्त मंत्री में तो इतनी क्षमता थी और उसकी जेब इतनी गहरी थी कि वहां से पैसे निकाल के किसानों में बांट देता। तो जिस दुनिया के में यह अनुभव लागू किया गया, वहां किसान को जीवित रखने के लिए, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दैट फार्मर, यू हैव टू गिव $400 बिलियन एवरी ईयर टू दैट फार्मर। तो क्या कारण है कि ये एक्सपेरिमेंट वहां तो चला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान ये आपने सुन लिया दोबारा, ये अरुण जेटली जी के विचार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में इन दोनों से बड़ा विचारक कोई है क्या? जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने यह प्रस्ताव दिया था, शरद पवार जी उस वक्त कृषि मंत्री थे, कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या हो, ये उस वक्त सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने अपने विचार संसद में रखे थे। ये तो पता नहीं आज क्या हुआ कांग्रेस पार्टी को, वैचारिक स्तर पर दिवाला इनका निकल चुका है, दिवाला। और मेरे जैसे एक पत्रकार को तो ये वीडियो मिल जाते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी को ये वीडियो नहीं मिलते और उन्हें भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना तक नहीं आता। मुझे नहीं मालूम कि इस पार्टी का क्या भविष्य होगा। अब मैं बात करता हूं कल की। कल मोदी जी ने किसानों को कहा कि आपको माल बेचने की, अपने कृषि उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता है, आप वहां जाकर के अपना कृषि उत्पाद बेचिए जहां आपको सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। यही कहा ना मोदी जी आपने कि क्या जरूरत है ऐसी जगह बेचने की जहां पैसा कम मिलता है। अव्वल तो जो छोटे किसान हैं, जिनकी छोटी जोत है, जिनकी छोटी काश्त है, मान लिया मैं एक किसान हूं और मेरी 20 बोरी आलू हो गई। देहरादून में आलू का रेट अच्छा नहीं मिल रहा और राजस्थान के जयपुर में अच्छा मिल रहा है, तो मैं अपनी 20 बोरी आलू लेकर के क्या जयपुर जाऊंगा? वहां 2 रात होटल का, धर्मशाला का किराया देकर और वहां जाकर के बेच करके आऊंगा। ये कहना चाहते हैं मोदी जी आप? ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या किसान के पास इतनी सामर्थ्य है? क्या उसको अपनी छोटी जोत के किसान को क्या उसके पास इतने साधन हैं? क्या यहां से 200, 300, 500 किलोमीटर दूर ले जाकर के वो अपना माल बेचने की हैसियत में है? ये कहां संभव है? ये तो उसी के लिए संभव है जो कई ट्रक भर के माल इकट्ठा करे, और माल इकट्ठे करने वाला फिर से स्टॉकिस्ट है, आड़ती है, बड़ी कंपनी है। तो ये बिल्कुल आपने सिर्फ एक अपनी बात, क्योंकि आप टेलीविजन पर बोलने के लिए आ गए थे, तो आपने कहा कि आज किसानों को, क्योंकि आपका संवाद तो एक तरफा है, आपको कोई जवाब तो दे नहीं सकता। आप आमने सामने बैठ करके बात तो करते नहीं, आप तो अपनी बात बोलते हो, जवाब किसी से आप लेते नहीं, तो कोई तो आपको जवाब देगा। मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकार जो अपना दिमाग भी खुला रखते हैं और आंखें भी, हमसे लीजिए ना जवाब, और हमारी इस बात का कोई जवाब हो तो भेजिए। आप तो बहुत बड़े हो, अपने किसी छुटभैया को भेजिए। मोदी जी, आपने कहा कि वहां बेचिए जहां सबसे ज्यादा दाम मिलता है। मैं आपसे यहां एक सवाल पूछना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जो पूरे हिंदुस्तान में आपने कल 18-19 हजार जगह ऐसा आपने दावा किया, और आप कर भी सकते हो, आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, तो आपने 19 हजार जगह आपने सभाएं करी, तो उनमें से कोई भी एक जना आकर के मेरे से पूछ ले कि मेरे से विचार कर ले, मुझसे थोड़ा सा बहस विमर्श कर ले, मैं बताता हूं आपको।
किसान को तो आपने उकसा दिया कि वहां बेचना जहां सबसे ज्यादा दाम मिलता है। अब जरा ये बताइए, दूध पीते बच्चों, मैं दूध पीते बच्चों ही कहूंगा क्योंकि तालियां बजा रहे थे आप मोदी जी की बात पर, ये जो अंबानी, अडानी, गोदरेज, किशोर बियानी, वॉलमार्ट, ये जो बड़े ग्रुप हैं, इन्हें आप मूर्ख समझते हो? ये क्या अपने कर्मचारियों को ये आदेश देंगे कि जरा जाओ देखो देश में सबसे ज्यादा कीमत कहां मिल रही है किसान को, वहां से खरीदो? ऐसा बोलेंगे क्या? जवाब दो ना। वो तो ये कहेंगे कि ये देखो सबसे सस्ता कहां मिल रहा है, और खरीदार वही है क्योंकि आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उसकी न्यूनतम मूल्य है वो तो आपने रखा नहीं। और कल ज्यादा बोलने के चक्कर में मोदी जी आप खुद अपनी ही बातों में फंस गए। आपने खुद कहा मुद्दा कहां से कहां भटक गया है। शुरुआत एमएसपी पर हुई थी। हाँ मोदी जी पकड़े गए। कल आपने मान लिया कि हां मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो एक मुद्दा है, वहां पर बात हुई थी तो हम बात करने को तैयार थे। यानी एमएसपी का मुद्दा है, आपने एमएसपी हटा दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अब है ही नहीं। मोदी जी सारी फसाद का जड़ तो यही है कि अब कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ही नहीं। और ये जो बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने पहले से ही लाखों करोड़ रुपया आज इकट्ठा करके रखा हुआ है, लाखों करोड़ तो इन्होंने डॉलर इकट्ठे किए, उसको सीधे सीधे 75 से गुणा कर लीजिए। इतना पैसा उन्होंने अपने पास आज इकट्ठा कर रखा है और इस व्यापार में कूदने के लिए। तो मान्यवर मूर्ख नहीं है वो वहां से माल खरीदेंगे जहां से उनको सबसे सस्ता मिलेगा। और कोई भी व्यापारी यही करेगा। जब आप व्यापारी और किसान को आमने सामने खुला छोड़ दोगे तो यही होने वाला है। शेर और बकरी का आमना सामना होगा तो बकरी मरेगी, हमेशा मरेगी। और आपने फिर इस बार ये खेल आपने खुला, आपने किसानों के बीच में ये खेल फिर खेल दिया। अगला सवाल, माननीय मोदी जी, जिस भी भाव अंबानी, अडानी, मोदी, माफ कीजिएगा वो मोदी साहब तो अब उतने बड़े व्यापारी रहे नहीं, लेकिन आपका नाम बीच में आ जाता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप इन्हीं के बीच के हो, इसलिए मुंह से नाम निकल जाता है। इसलिए अंबानी, अडानी, गोदरेज, किशोर बियानी और जो अंतरराष्ट्रीय चेन हमारे इनके साथ पार्टनरशिप करके आज हिंदुस्तान में आ रही है, रिटेलर्स की, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि वो जब माल खरीदेंगे ना, किसान का माल खरीदेंगे, तो माल खरीद के कोई अंबानी का बेटा ठेली नहीं लगाएगा, कोई अंबानी का बेटा गली की दुकान में माल बेचने नहीं जाएगा। उसका माल कहां जाएगा? किसान के खेत से सीधा गोदाम में। तो वो जो सीजन के समय ताजी सब्जी और ठीक दाम पर जो सब्जियां मिल जाया करती थी, अब वो आपको नहीं मिलेंगी। इसका जो नुकसान है वो ये है क्योंकि अब किसान के यहां से सीजन में माल जाएगा सीधा सीधा गोदाम में। जो खराब होने वाला है वो कोल्ड स्टोरेज में जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोल्ड स्टोरेज और गोदाम की व्यवस्था ये कानून आने से पहले ही कर ली। उसके कई वीडियो हमने आपको पहले दिखा दिए हैं, आप जानते हैं ये कानून आने वाला है। ये इन बड़े घरानों को पहले ही लीक हो गया था। और ये जो ठेली वाला है, ये जो गली का दुकानदार है, ये जो गली का परचून दुकानदार है, जो दलहन, तिलहन, अनाज इस तरह के सामान लाता है बाजार से, और बाजार से लाके एक निश्चित कमीशन पर क्वालिटी के हिसाब से अपने माल को बेचता है,
वो अब तरस जाएगा माल लेने के लिए, क्योंकि इन बड़े स्टोर्स को, जो कि लगभग 8,000, इन सारी कंपनियों के मिलके 8,000 स्टोर्स इस वक्त खुलने की तैयारी में है। 650 जिले हैं हिंदुस्तान में, 650। एक एक जिले में 12 से लेकर के 15 के बीच ये स्टोर खुलने वाले हैं, बड़े स्टोर। और क्योंकि फसल के समय तो माल इन्होंने खरीदा, स्टॉक भी इनके पास है, दाम की जो गुंजाइश है वो भी इनके पास है, तो माल तो इनके स्टोर में मिलेगा। ये हमारे गली वाले तो बंद हो जाएंगे दुकानदार। तो करीब 8-10 करोड़ रिटेलर, जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हो पाया, जिसके बाद ज्यादा साधन भी नहीं है, अपने ही घर के कमरे का एक हिस्सा दुकान में बदल दिया, या अपनी ही गली की एक दुकान खरीद ली, या किराए पर 200, 400, 500, 1000 रुपए किराए पर लेकर के उसने काम अपना चला रहा है। वो ये सब बंद होने वाले हैं। आपने इस देश को एक वर्ग संघर्ष में डाल दिया है, ये मेरा आरोप है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा मार्क्सवाद में था, लेकिन ये नया मोदीवाद है। ये राजनीतिज्ञों को, इसको जो राजनीतिक विचारधाराओं पर लिखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उनके लिए एक नया वाद आ गया आज। अब मोदी जी ने हिंदुस्तान में वर्ग संघर्ष नाम से एक अलग से आंदोलन शुरू कर दिया। आज किसान को एक अलग वर्ग आपने बना दिया। ये अच्छा नहीं है। जहां जहां जिस देश में इतिहास गवाह है आंदोलन किए है किसानों ने, इतिहास उठा करके देख लीजिए, वहां की सरकारें फिर ज्यादा दिन चल नहीं पाई। मोदी जी, आपको इस देश से बहुत प्यार मिला है और इन किसानों ने भी बहुत प्यार दिया है। मेहरबानी करके एक बार जिद छोड़िए, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप छोटे नहीं होंगे। और इनके बीच में आप आइए, किसानों के, इनको अपने पास बुलाइए और ये जिद छोड़ के बोलिए कि मैं बात करूंगा आज, और जो आपने मुझे मना लिया मैं उसके लिए तैयार हूं। और अंत में इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वालों, मोदी जी के मंत्रियों, एक बार तो सही, लोग लाज रखने के लिए सही, जो 40 के करीब किसान अब तक धरना देते देते इस कड़ी ठंड में शहीद हो गए, उनको 2 शब्द श्रद्धांजलि के तो कह दीजिए। इसमें आप छोटे नहीं होंगे। ये सवाल आज मैं, इस ज्वलंत सवाल, एक संवेदनशील समाज के बीच में छोड़ करके जा रहा हूं, और आपसे बहुत जल्दी जैसे जैसे इन मामलों में प्रगति होगी आपके बीच फिर आऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। आपका हिमालय दर्पण उत्तराखंड .com की ओर से बहुत बहुत आभार।